देखो बैंक ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं, हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस में अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और जब अपन अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस के अंदर अपन दो तरीके के ट्रांजेक्शन करते हैं, दो नहीं तीन तरीके के। एक तो वो जो उधार के लेन देन होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एक वो जहां पर कैश इन्वॉल्व होती है, कैश के ट्रांजेक्शन। और तीसरी ट्रांजेक्शन वो जहां पर अपन बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी बैंक से पैसा गया या बैंक में पैसा आया, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बैंक में एक अकाउंट ओपन करेंगे। ओपन एन अकाउंट इन यूको बैंक। तो मैंने बैंक का नाम लिख दिया, कौन सी बैंक है, यूको बैंक। हमने बैंक में 1 लाख रुपीज क्या किए, डिपॉजिट कराए और एक अकाउंट खोला, ठीक है। अब जब भी अपने कोई ट्रांजेक्शन होता है तो अपने को क्या पता लगाना, सबसे पहले उसमें दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन हो एक्स वाई जेड, उसमें कितने ट्रांजेक्शन आते हैं, दो मिनिमम, ठीक है। एक को अपन डेबिट में लिखते हैं और दूसरे को क्रेडिट में लिखते हैं। अब हम ओपन है बैंक अकाउंट इन यूको बैंक। तो अब जब अपन ने बैंक में अकाउंट खोला तो यहां पर दो चीजें अफेक्ट हुई। दो चीजें क्या क्या, एक तो मेरा बैंक अकाउंट क्या हुआ, बैंक अकाउंट, और दूसरा मेरा कैश गई मेरे यहां से। हम अपने आप को हमेशा क्या मान के चलते हैं, बिजनेस, ठीक है। बैंक अकाउंट अफेक्ट हुआ और कैश गई हमारे यहां से, ठीक है। तो हमारा एक रूल है, इसके बारे में एक बार सारे रूल लिखा दूं ताकि आप माइंड में रखना इस चीजों को। अगर आपको कभी भी एसेट्स या थिंग्स दिखे, एसेट्स या थिंग्स, अब एसेट्स का मतलब क्या होता है, आप बिजनेस चलाते हो, बिजनेस चलाने के लिए अपने को कई ऐसे इक्विपमेंट चाहिए होती है, कई ऐसी प्रॉपर्टीज चाहिए होती है जिसका अपन यूज लेके हमारे बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक फैक्ट्री लगा ली, अब बताओ फैक्ट्री चलाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, एक बिल्डिंग चाहिए होगी। तो ये सारी चीजें क्या है, जिसकी हेल्प से मैं अपने बिजनेस को चलाता हूँ, ठीक है। कोई चीज होनी चाहिए, तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है, एसेट। क्लियर हुआ पॉइंट। अगर आप कभी भी एसेट्स देखते हो तो एसेट्स में हमें ये देखना है, अगर वो कम सिन आ रही है, क्या देखना है, कम सिन आ रही है तो उसको डेबिट करो। आने का मतलब हमारे पास आ गई, हमने जैसे मशीन परचेज की तो मशीन हमारे पास आई, मैंने बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग हमारे पास आई, कम सिन आएगी तो क्या करना है, डेबिट। और अगर हमारे यहां से जाए तो गोज आउट, क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है रूल किस पे लगेगा, एसेट्स और थिंग्स पे। अगर वो चीज एसेट्स है तो ये रूल लगाना है, आ रहा है या जा रहा है। क्लियर। दूसरा हमारा रूल किसका है, दूसरा हमारा रूल है, अगर आपके पास कभी भी एक्सपेंस या लॉस होते हैं, क्या होते हैं, एक्सपेंस या लॉस। अब एक्सपेंस क्या होते हैं, और इनकम या प्रॉफिट, ये दो चीजें होती है हमारे पास। एक्सपेंस होते हैं जब अपन पेमेंट करते हैं किसी को, और क्यों पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो अगला सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है, सर्विस। जैसे आपके एम्प्लॉय काम करता है, कौन काम करता है, एम्प्लॉय। वो हर महीने आपके यहाँ काम करेगा तो क्या लेके जाएगा महीने के एंड में आपसे, सैलरी। तो वो सैलरी क्या हमारे लिए, एक्सपेंस। क्यों बना एक्सपेंस, क्योंकि हमने उसको पे किया। क्यों पे किया, क्योंकि उसने हमें कोई सर्विस दी। क्या दी, सर्विस। अगर कोई आपको सर्विस नहीं देके कोई चीज दे दे तो क्या वो एक्सपेंस होगा, फिर वो एसेट्स बन जाएगी। मैंने किसी से प्लांट खरीदा, पैसे दिए, प्लांट लिया, तो प्लांट क्या बन गया मेरे लिए, एसेट। लेकिन किसी को सैलरी दी, इसका मतलब क्या है, उसने मुझे अपनी सर्विस दी, इसके बदले में मैं उसको क्या कर रहा हूँ, कुछ पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस और लॉस। ये हमेशा क्या होंगे, डेबिट। इनकम एंड प्रॉफिट है तो क्या होगा, क्रेडिट। जैसे मैं किसी के लिए कमीशन के बेस पे काम कर रहा हूँ तो मुझे कमीशन देगा अगला, तो कमीशन मेरे लिए क्या है, इनकम। इनकम या प्रॉफिट हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट, ठीक है। ये दूसरा रूल। और तीसरा रूल कह रहा है, अगर कभी आप पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करते हो, पार्टी मतलब राम श्याम, इनके साथ में अपन जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्या देखना है, पार्टी जो है वो या तो रिसीवर हो सकती है या गिवर हो सकती है। रिसीवर मतलब जैसे मैंने कहा, मैंने राम के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया, राम को मैंने बिल्डिंग बेची, सेल की, तो राम को तो बिल्डिंग मिली। कभी अपना मत सोचना सर मैं रिसीवर हूं या गिवर हूं, नहीं, वो जो सामने वाली पार्टी है ना, वो क्या है। अब मैंने राम को बिल्डिंग बेची तो राम ने बिल्डिंग रिसीव करी, वो क्या बन गया, रिसीवर। रिसीवर है तो क्या होगा, डेबिट। राम ने मुझे बिल्डिंग बेची तो अब राम मेरे लिए क्या हो गया, गिवर, देने वाला। गिवर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। इन 6 रूल्स पे अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं पूरी, बस ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट में स्पेशली अब एक प्रोविजन और ध्यान रखना, बैंक अकाउंट में आपको सिर्फ ये देखना है, अगर बैंक बैलेंस मेरा बढ़ेगा तो क्या करना है, डेबिट। जब भी मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो इसको क्या करना है, डेबिट। और जब भी मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा
कम होगा तो इसको करना है क्रेडिट। अब कब बढ़ता है और कब कम होता है वो तो ट्रांजेक्शन देखने से पता चल जाएगा। अब आओ इस ट्रांजेक्शन में, हमने कहा हमने बैंक में 1,00,000 रुपए जमा कराए, 1 लाख डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तभी तो हमने अकाउंट खोला। तो दो अकाउंट अफेक्ट हो गए, एक तो बैंक बैलेंस और दूसरा मेरे यहां से कैश गई। ठीक है, बैंक बैलेंस हमेशा इंक्रीज होने पर क्या होगा, डेबिट। अब बताओ मैं बैंक में जब पैसे जमा कराऊंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज हो रहा है। तो बैंक अकाउंट क्या हुआ, इंक्रीज। और जब भी बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा तो हमने तो रट्टा मार रखा है, क्या करना है, डेबिट। तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, कैश जो है पता है हमारे लिए एसेट्स मानी जाती है, हमारा राइट है उसके ऊपर। और कहाँ यूज आ रहा है, बिजनेस में यूज आ रही है। हर वो चीज पता है हमारे लिए क्या एसेट्स है जिसपे हमारा राइट होता है। अब मैंने जैसे बोल दिया मार्कर है, क्या ये मैं बिजनेस में यूज ले रहा हूँ, मेरा बिजनेस क्या है, ट्यूशन चलाना, कोचिंग सेंटर। अब ये मार्कर मेरे लिए एसेट्स बनी या नहीं बनी, क्यों, मेरे बिजनेस में यूज आ रही है, मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। अभी कैमरा स्टैंड क्या है, एसेट्स है, समझ पा रहे हो। तो एसेट्स का मतलब क्या है, एक पहले तो जो बिजनेस में यूज है और दूसरा जिसके ऊपर मेरा राइट होना चाहिए। मार्कर किसका है, मेरा है, तो क्या है मेरे लिए एसेट्स। कैमरा स्टैंड किसका है, मेरा है, तो क्या है मेरे लिए एसेट्स। कैश किसकी है, मेरी है, हमारे बिजनेस के अंदर यूज आ रही है, तो कैश के ऊपर हमारा क्या है, राइट है, इसलिए हमारे लिए क्या बन गया, एसेट्स। अब एसेट्स बनते ही तो हमारे माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, आ रहा है या जा रहा है। अब देखो इन अकाउंट्स को अपन बोलते हैं जो एसेट से रिलेटेड होते हैं, ये होते हैं हमारे रियल अकाउंट। क्या होते हैं, रियल अकाउंट। एक्सपेंस और इससे रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं ये दोनों मान ली क्या है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और ये पार्टी से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो होते हैं पर्सनल अकाउंट। तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं और तीनों अकाउंट्स के रूल हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, एसेट्स आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, एक्सपेंस और लॉस डेबिट होंगे, इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट होंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कह रहा है, रिसीवर है तो डेबिट करो, गिवर है तो क्रेडिट करो। ठीक है, अब हमने कहा कैश क्या है, एसेट्स। एसेट्स से तो कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट का। क्या कहता है रियल अकाउंट का रूल, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। अब सोचो पैसा आया या गया, गया, मेरे यहां से पैसा गया, गोज आउट, गोज आउट, तो क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री बन गई। यही तो चाहिए था, दो चीजें, क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है। इससे को तो अपन क्या बोलते हैं, जनरल एंट्री। ठीक है, अकाउंटिंग का पहला स्टेप क्या है, जनरल एंट्री। अब बताओ क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट बढ़ा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखते हैं डेबिट को। और क्रेडिट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन वर्ड यूज लेते हैं टू, क्या लिखते हैं, टू, इतना गैप देके, टू कैश अकाउंट। यस, गैप देना जरूरी, क्योंकि मैंने जनरल का फॉर्मेट कराया था मैं स्कूल में, याद है, डेबिट यहाँ आता है, क्रेडिट यहाँ लिखा जाता है, इसलिए गैप देना जरूरी है। कितने डिपॉजिट कराए, 1 लाख, 1 लाख हो गई एंट्री। ठीक है, अब ऐसे ही मैं कुछ एंट्रीज आपको और करवाऊंगा, फटाफट इसको उतारो एक बार। अब बस पॉइंट ये याद रखना, जब भी बैंक ट्रांजेक्शन करोगे बैंक बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये ध्यान रखना। अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट में लिखना है, बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, अब ये चीज अगर आपको देखो पता चल जाए कि एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी अपने आप ही क्या होने वाली है, क्रेडिट होने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अब आप बताना, ट्राई करना, मशीन परचेज, मशीन परचेज एंड पेड बाय चेक। चेक का मतलब क्या हुआ, ट्रांजेक्शन क्या हुआ, कैश में हुआ कि बैंक से हुआ है, बैंक। तो या तो क्वेश्चन क्लियरली खुद कहेगा बाय बैंक, या वो क्या कह सकता है, बाय चेक। ठीक है, अब बताओ यहां पर कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, दो। पहला तो मशीन का अकाउंट, मशीन खरीदी, और दूसरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। तो अब कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं हमारे पास, दो, एक तो मशीन और दूसरा बैंक। ठीक है, तो जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है तो माइंड में सिर्फ ये रखना है सबसे पहले तो कि दो अकाउंट कौन से अफेक्ट हो रहे हैं। ये पता चल गया तो अब आगे उसके रूल्स देखते हैं अपन। तो मशीन अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब बताओ मशीन क्या है, अभी अभी पढ़ा हमने, एसेट, बिजनेस में यूज आ रही है, तो एसेट्स है, तो हमने कहा मशीन हो गए मान लिए एसेट्स। तो किसका रूल लगेगा, रियल अकाउंट का। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, वो रहा सामने, कम्स इन डेबिट, आ रहा है तो डेबिट करो,
गोज आउट क्रेडिट, जा रहा है तो क्रेडिट करो। बताओ मशीन आ रही है या जा रही है? आ रही है, कम्स इन, इसलिए क्या होगा? कम्स इन डेबिट। क्लियर? अब बताओ बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस में डायरेक्टली हमने तो याद कर रखा है, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। अब मैं मशीन परचेज कर रहा हूं और अगले को पेमेंट कर रहा हूं बाई चेक, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? डिक्रीज। और बैंक अकाउंट जब भी डिक्रीज होगा तो फिक्स से क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर? एंट्री बन गई। मशीन को डेबिट करना है, बैंक को क्रेडिट करना है, तो मशीन अकाउंट डेबिट, टू में क्या जाएगा? टू बैंक अकाउंट 1 लाख, हो गई एंट्री। कितना इजी है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं जो अभी के अभी आपको करना है। क्लियर? जैसे फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज एंड पेड बाय बैंक, बैंक से हमने पे किया 50,000। ठीक है, दूसरा है प्लांट सोल्ड, इस बार प्लांट बेच दिया। ठीक है, एंड रिसीव्ड बाय, एंड रिसीव्ड अ चेक, चेक मिला 40,000 का। ठीक है, और बताओ बिल्डिंग, बिल्डिंग परचेज बाय चेक 20,000। ये 3 एंट्रीज अब आप करके बताओ, देखिए। चलो अब देखो, अब अपन ट्रांजेक्शन करते हैं 1 बाय 1 करके, होंगे सारे बैंक के ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन क्या क्या हो सकते हैं अपने पास में, वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड बाय चेक। तो चेक बोलूं या बैंक बोलूं एक ही बात है। चेक के नाम से कभी अकाउंट ओपन नहीं होता, किसके नाम से होता है? बैंक के नाम से। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्स्ट, सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी पेड बाय चेक। आप एक बिजनेस चला रहे हो और आप अपने एम्प्लॉयज को क्या दे रहे हो? सैलरी। ठीक है, सैलरी पेड बाय चेक, हमने चेक से सैलरी पे की 10,000। बताओ कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे इसमें? 2 अकाउंट, एक किसका आएगा? सैलरी का, और दूसरा किसका आएगा? बैंक का। ये तो पॉइंट क्लियर है। अब बताओ सैलरी क्या है? एक्सपेंस। कैसे पता चला? हम पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, और क्यों पे करते हैं सैलरी? क्योंकि हमने अगले से क्या लिया? सर्विस। देखो बिजनेस के जो रूटीन एक्सपेंस होते हैं ना, रूटीन एक्सपेंस समझते हो? रूटीन के जो पेमेंट होते हैं, जो रोज करते हो या हर महीने करते हो, वो भी रूटीन होता है। जैसे रेंट पे करते हैं अपन बिल्डिंग का, मैंने अपनी बिल्डिंग किराए पर ले रखी है जहां अपन अपना ऑफिस वगैरह सब चला रहे हैं, हर महीने रेंट पे करूंगा, करूंगा। हर महीने जो पेमेंट करते हो, यानी रूटीन का खर्चा हो गया। रूटीन मतलब रेगुलर बेस पे। ठीक है, तो ये जो हमारा ये रेंट अपन ने जो पे किया, ये क्या बन गया मेरे लिए? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जो आप रूटीन बेसिस पर पे करते हो। किसके बेसिस पर? रूटीन बेसिस पर आप पे करते हो, क्या बन गया हमारे लिए? एक्सपेंस। क्लियर? बताओ सैलरी रूटीन देते हो? यस, हर महीने के एंड में देते सैलरी, क्या बन गया? एक्सपेंस। अब हमने पढ़ रखा है कि सैलरी हमने पे करी है, तो हमारे लिए क्या बन गया? ये एक्सपेंस बन गया, एक्सपेंस। और एक्सपेंस से रिलेटेड जो रूल है वो किसका होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता है अगर एक्सपेंस और लॉस दिख गया तो क्या करोगे? डेबिट, फिक्स है। तो सैलरी क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस है मतलब ये कौन सा अकाउंट है? ये है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है अगर एक्सपेंस है तो क्या करो? डेबिट। आया समझ में? तो ये 6 पॉइंट पे ही घूमेगा हमारा सारा पॉइंट। अब बताओ बैंक, बैंक में हमने क्या पढ़ रखा है? 2 चीज देखनी है, इंक्रीज या डिक्रीज। जब पे करूंगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, यानी बैंक बैलेंस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, डिक्रीज। और डिक्रीज होने पर ही क्या करेंगे अपन? क्रेडिट। तो बन गई एंट्री, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, यही तो देखना है। तो क्या एंट्री बनी है हमारी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस कम हुआ टू बैंक अकाउंट। कितना? 10,000, 10,000। क्लियर? अब इसके जैसे एग्जांपल आपको करने, जैसे मैंने कहा कमीशन पे किया,
कमीशन पेड बाय बैंक बोलूं या चेक बोलूं, एक ही बात है। 5000 कमीशन दिया आपने। फिर हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। बताओ इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या खर्चा है कि नहीं है? बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं, रूटीन बेसिस पर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक, बैंक से हमने पे किया, ये आया हमारा 3000 का बिल। और बताओ रेंट पे करते अपन, रेंट पेड बाय बैंक, बैंक से रेंट पे किया 2000। और कई बार हम लोन लेते हैं, पता है, उस लोन पर हर महीने क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट, ब्याज लगता है। ये भी तो क्या खर्चा है, एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पेड बाय चेक। मैं बार बार वर्ड चेंज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि दिमाग में घुसना चाहिए थोड़ा कि चाहे चेक लिखे या बैंक लिखे एक ही बात। चेक मतलब बैंक से ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। 5000। अब इन चारों पॉइंट्स की एंट्रीज आपको करके देनी, पूरा ऐसे बना के, ठीक है, करो। चारों एक्सपेंस ही है तो एक्सपेंस के एग्जांपल लिए मैंने। इनकम का देख लेते हैं। अब जैसे अपन ने यहाँ पर सैलरी पे करी, अब पे करते हैं तो क्या होता है? बैंक बैलेंस कम होता है, इसलिए बैंक हमेशा क्या होता है? क्रेडिट, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एक्सपेंस की अपन ने एंट्रीज देख ली। अब अपन देख रहे हैं किसकी? इनकम रिसीव हो रही है अपने को। क्या हो रही है? इनकम रिसीव हो रही है बाय चेक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम रिसीव, इनकम रिसीव बाय चेक। क्या एंट्री करोगे? सबसे फर्स्ट इनकम मिल रही है, एग्जाम्पल देखते हैं पहले इसका एक। जैसे मैंने कहा हमने इस बार किसी को इंटरेस्ट पर पैसे दे दिए, लोन दिया, तो अगला मुझे ब्याज देगा, तो इंटरेस्ट अपने को इस बार मिलेगा। इंटरेस्ट रिसीव बाय चेक, चेक से अपने को इंटरेस्ट मिला 10,000। तो पहले तो बताओ कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर? इंटरेस्ट और क्या नाम है, बैंक। एक तो आ जाएगा बैंक का अकाउंट और एक आ जाएगा इंटरेस्ट का अकाउंट। पहले अपन लिख देते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव। देखो पेड के लिए आपको पेड लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मिलता है तो आपको रिसीव लिखना जरूर पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट और दूसरा अकाउंट है हमारा बैंक अकाउंट। हाँ, अब हमने कहा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो बताओ क्या एक्सपेंस है कि इनकम है? आप कोई चीज पे करोगे तब तो एक्सपेंस है, लेकिन कोई चीज मिलेगी तो इनकम है, ठीक है। और ये हो गई हमारे लिए इनकम। और इनकम से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो कह सकते हैं कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? आ जाओ रूल्स पे। एक्सपेंस और लॉस है तो डेबिट करो, इनकम और प्रॉफिट है तो क्रेडिट करो। तो पता चल गया ये तो क्या है? इनकम, और इनकम है इसलिए क्या होगी? क्रेडिट, ठीक है। फिर बात करते हैं बैंक अकाउंट की। बैंक अकाउंट में क्या देखना है? इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? बैंक बैलेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। उसने मुझे इंटरेस्ट दिया, सीधा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर चेक दिया, ठीक है। चेक मैं अपने बैंक में जमा कराऊंगा, डिपॉजिट कराते ही मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, है ना। तो बैंक अकाउंट में अपने को देखना है इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज हुआ इसलिए क्या होगा? डेबिट। क्या एंट्री बन गई? जो डेबिट हुआ वो पहले लेना है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। कितना? 10,000। अब आपको घर के लिए दे रहा हूं 4-5 पॉइंट। कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव बाय चेक। हाँ, जो भी हो आप घर से करेंगे, इसकी तरह एनालिसिस करेंगे। देखो एग्जाम में बता आपको ये करने की जरूरत नहीं होती, एग्जाम में सीधा आंसर लिखना होता है, ये हमारा आंसर है। लेकिन सर हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इन चीजों को समझें। जितना ज्यादा आप इनको समझोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। फिर हमने कहा रेंट रिसीव हुआ, आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी थी, आपने किसी को रेंट पर दे दी तो रेंट मिलेगा। रेंट रिसीव बाय बैंक 10,000। फिर हमने कहा इंटरेस्ट रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, कमीशन हो गया। और बताओ क्या हो सकता है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो अपने को मिलेगा नहीं, अपन गवर्नमेंट थोड़ी। बिल किसको मिलता है?
बिल तो गवर्नमेंट रिसीव करते हैं, हम तो पे करते हैं, ठीक है। सैलरी मान लेते हैं, अपन कहीं पर काम कर रहे हैं तो वहां से अपने को क्या मिल रही है, सैलरी। हम भी तो कहीं वर्क कर सकते हैं, तो हमें उस टाइम सैलरी मिली तो क्या एंट्री करेंगे, वही बैंक अकाउंट डेबिट टू सैलरी 5000। डिविडेंड, उसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है, ये समझाऊंगा, उसको अभी फिलहाल मत लो। अभी तक जो आपने क्वेश्चंस पढ़े थे ना, बड़े वाले क्वेश्चंस में अपन क्या पढ़ रहे थे पता है, कि हमारी एक बैलेंस शीट होती थी। बैलेंस शीट कब की होती थी, 31 मार्च की होती थी, और इस दिन क्या होता था, कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा होता था, ठीक है, रिटायर। जैसे हमने कहा 3 पार्टनर है ए बी सी, और बी जो है वो 31 मार्च को क्या हो गया, रिटायर हो गया। अब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पता है क्यों, क्योंकि इस दिन तक का जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, वो सब अपन ने क्या कर रखा है, इस दिन की बैलेंस शीट जब बना रखी है वहां डाल रखा है। जनरल रिजर्व इसमें आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस इसमें आ गया, है ना, गुडविल अगर होती है इसमें आ जाती है। आज तक जो भी आपके एडजस्टमेंट है वो सब बैलेंस शीट 31 मार्च तक आपने बैलेंस शीट बना रखी है। आप फाइनल अकाउंट कब बनाते हो, हमेशा ईयर के एंड में, ठीक है, तो आपने इस दिन सब प्रिपेयर कर रखा है। अब सीधा वहां से उठा के अपन को पार्टनर को शेयर देना है, ठीक है, जो भी उसका शेयर बन रहा है। बट प्रॉब्लम कहां आती है, अगर मैंने कहा बी जो है बैलेंस शीट इनकी बनी 31 मार्च को, लेकिन बी रिटायर हो रहा है 30 जून को। कब रिटायर हो रहा है, 30 जून को। अब 30 जून को जब पार्टनर रिटायर होगा, तो आपको नहीं लगता हमने लास्ट बैलेंस शीट तो 31 मार्च को बनाई है, क्या हम हर बार पार्टनर के रिटायर होने पर वापस बैलेंस शीट बनाते हैं क्या, नहीं। अब पार्टनर कहता है कि ठीक है, यहां तक की तो जो भी मुझे आइटम मिलनी चाहिए थी, जनरल रिजर्व पी&एल वगैरह जो भी मेरा शेयर था वो इसमें पड़ा है, लेकिन मैंने मार्च से लेकर जून तक 3 महीने और बिजनेस में काम किया या नहीं किया, किया। तो ये कह रहा है यहां तक की तो सारी चीजें मैं डायरेक्टली बैलेंस शीट से उठा लूंगा, लेकिन यहां तक आपने जो अकाउंट्स है, क्या आपने फाइनल अकाउंट बनाए 30 जून को, नहीं बनाए। तो ये यही कहेगा कि मुझे इन 3 महीने का कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। अगर मैं सैलरी बेस पे काम कर रहा हूं तो मुझे इन 3 महीनों में क्या मिलनी चाहिए, 3 महीनों की सैलरी एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। अगर मैं कमीशन के बेस पे काम कर रहा हूं तो मुझे 3 महीने का कमीशन मिलना चाहिए। इस 3 महीने के लिए मुझे मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी चाहिए, जो उसने पैसा लगाया उसके ऊपर। इस 3 महीने में इसने बिजनेस में रहकर काम किया तो 3 महीने में प्रॉफिट भी तो कुछ कमाया होगा, तो उस प्रॉफिट में इसको क्या मिलना चाहिए, शेयर मिलना चाहिए, प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए। ये सारी जो चीजें ना, अच्छा इस 3 महीने में अगर इसने ड्राइंग करी है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज होना चाहिए, समझ रहे हो। ये सारी जो चीजें होती है वो टाइम पीरियड के हिसाब से दी जाती पार्टनर, ठीक है। तो इन एक्स्ट्रा टाइम के बीच में 30 जून तक क्वेश्चन खुद आपको बताएगा, क्या बताएगा, सैलरी देनी है या कमीशन देना है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना, तो ये सारी चीजें भी अपन उसको देंगे, क्लियर। अब बात आती है अगर प्रॉफिट में शेयर देना है, तो प्रॉफिट में शेयर देने के लिए हम एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम है पी&एल सस्पेंस अकाउंट, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसका शेयर इस अकाउंट में से निकाल के दे देंगे, और फिर जब ईयर के एंड में हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट से अपन इस पी&एल सस्पेंस को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां आने वाली, प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन कराएगा सबसे ज्यादा इसी चीज की, कि प्रॉफिट में शेयर कैसे निकालना। अब हमने क्योंकि अकाउंट तो बनाया ही नहीं है वापस 30 जून तक, क्या हमने वापस बैलेंस शीट बना ली, नो। तो हम क्या करेंगे, हम पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे काम करेंगे, कि एज्यूम कर सकते हैं कि जितना पिछले साल प्रॉफिट कमाए उतना इस साल कमाएंगे, उसमें से शेयर निकाल लो। सपोज कीजिए मैंने कहा पिछले साल 5 लाख रुपए का हमने प्रॉफिट कमाया था, तो अब इसका इसमें शेयर निकालना है, तो पहला एजम्पशन अपन ये ले सकते हैं जितना पिछली बार कमाया वो इस साल कमाऊंगा। तो ये कितने टाइम का प्रॉफिट है, पूरे 1 साल का। तो अब बताओ इसने कितने महीने काम किया एक्स्ट्रा, 3 महीने। तो पहले तो इसका 3 महीने का प्रॉफिट निकाल लिया। अब ये 3 महीने तो पूरे फर्म का है ना प्रॉफिट, 5 लाख पूरे फर्म का प्रॉफिट था, उसमें से 3 महीने का मैंने फर्म का प्रॉफिट निकाल लिया। क्या पूरे फर्म का प्रॉफिट लेके जाएगा, नहीं, ये उसमें अपना शेयर लेके जाएगा। मैंने कहा सपोज करो इक्वल पार्टनर थे तो इसमें उसका शेयर जो बनता है वो लेके जाएगा, पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन, क्वेश्चन कह सकता है हमारे प्रॉफिट्स में अप डाउन आ रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है पिछले साल के कंपैरिजन इस बार 20% एक्स्ट्रा हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो ठीक है, ये रहा पिछले साल का प्रॉफिट, इसमें पहले 20% इंक्रीज कर दो, और फिर जो वैल्यू है उसमें 3 मंथ का और 1/3 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो। या क्वेश्चन कह सकता है पिछले 4 या 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे देंगे, तो क्या करेंगे, 4 या 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें टाइम पीरियड के हिसाब से उसका शेयर निकालेंगे और उसको दे देंगे। आ रहा समझ में। तो ये पूरी रामायण जो है ना वो कौन सी है, अगर आप बैलेंस शीट डेट के अलावा किसी डे पर रिटायर हो रहे हो तो उस केस में आपको क्या क्या मिलेगा, सैलरी मिल सकती है,
कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 3 महीने का दे देंगे, कमीशन और ये तो आपको पर मंथ की बता सकता है या 3 महीने की एक साथ बता सकता है, यानी यहाँ कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी सिर्फ यहाँ प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करने में आप। ठीक है, ये अपन कैसे निकालेंगे, सबसे बढ़िया पॉइंट ये है, बाकी सारे पॉइंट आपको क्वेश्चन खुद ही बताएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखते हैं इसका एक क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, पुरानी बुक में तो है शायद 56, कहां गया वो, निकालो। देखो क्वेश्चन क्या है। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है अमित, भानु एंड चारू, क्वेश्चन नंबर 56। अमित, भानु एंड चारू 3 पार्टनर्स हैं, आर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, यानी इनका रेशियो क्या, इक्वल। ठीक है, भानु रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है, भानु रिटायर हो रहा है ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर को रिटायर हुआ है, सितंबर 2022। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वाज, यानी रिटायरमेंट की डेट तक जो हमारा प्रॉफिट है वाज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट। आ गया कि ये जिस दिन रिटायर हो रहा है उसका वो प्रॉफिट में जो शेयर है वो पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कर लेंगे। फिर आगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, यानी कि प्रॉफिट जो है वो कब का, प्रॉफिट टिल 31 मार्च 22, पिछले साल का प्रॉफिट है ये भाई। इस साल तो ये रिटायर कब हुआ, 30 सितंबर को, 6 महीने तक इसने एक्स्ट्रा काम किया, पिछले साल तक इसका जो प्रॉफिट था वो कितना था, 3,60,000। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट भानु शेयर ऑफ प्रॉफिट, जैसे अभी मैंने बोला शेयर ऑफ प्रॉफिट की सबसे मजेदार पॉइंट है इसमें, कह रहा है कैलकुलेट द भानु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज रिटायरमेंट एंड पास द जनरल एंट्री या एंट्रीज फॉर द सेम व्हेन। क्या कह रहा है, कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर निकालो, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ भानु। ठीक है, अब क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट इसने, कह रहा है कि द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमित एंड चारू डज नॉट चेंज। कह रहा है अगर फर्स्ट पॉइंट अमित और चारू का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब न्यू रेशियो क्या आएगा, 1:1, ये आएगा। अब बताओ, चलो अब बताओ, इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अमित और चारू का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो ये होगा। ठीक है, ना तो किसी पार्टनर ने गेन किया ना सेक्रीफाइस किया, तो इस केस में अपने को क्या करना है, अच्छा गेन तो इन दोनों का होगा, ओल्ड रेशियो में गेन करेंगे। अब मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको शेयर किस अकाउंट से देंगे, हम एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, बट उससे पहले इसका शेयर निकालना पड़ेगा। अब पहले तो अपन निकाल लेते हैं इसका शेयर, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, प्रॉफिट शेयर ऑफ क्या नाम है इसका, भानु। ठीक है, बताओ इस साल इसका प्रॉफिट में शेयर क्या होगा, पिछले साल के हिसाब से इसका प्रॉफिट में शेयर निकालना है। पिछले साल हमने कितना अर्न किया था, 3,60,000, 3,60,000 तो पूरे एक साल का था। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसने कितने महीने एक्स्ट्रा काम किया। 31 मार्च को हमारी आखिरी बार बुक्स क्लोज हुई, 31 मार्च से 30 सितंबर 6 महीने इसने काम किया, तो पहले तो हम निकालेंगे 6 महीने का प्रॉफिट, और उसमें इसका शेयर कितना था, 1/3, समझ गए, 360 इंटू 6/12 डिवाइड बाई 3, 60,000 इसका क्या आ रहा है, शेयर आ रहा है प्रॉफिट में, उसका शेयर निकालना ना। अब ये शेयर अपन देंगे किसको, भानु को। तो बताओ क्या एंट्री करेंगे इसकी जरा एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा, 2 भानुज कैपिटल अकाउंट। लास्ट ईयर वाला प्रॉफिट तो मैंने क्या बोला आपको पता है, मैंने कहा 31 मार्च तक की सारी चीजें अपन दे चुके हैं, सिर्फ इसने शेयर कौन सा पूछा है पता है, जिस दिन रिटायर हुआ तब से तब तक का शेयर, यानी इस दिन से इस दिन के बीच का शेयर पूछा है। ठीक है,
तो कितना अमाउंट आ जाएगा 60,000 60,000। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री।